हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे हिंदी में हम अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक, इसकी जो खोज है वो डिस्कवर्ड बाय K.R. पोल्टर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। इसकी खोज किसने की? K.R. पोल्टर ने। उसके बाद साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। K.R. पोल्टर ने इसकी खोज की। अब बात ये कि ये होता कैसा है। देखो, ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये एक्चुअली ये जो पोर्शन है ये पूरा, ये ब्लू लाइन और ये इसके ऊपर में ग्रीन लाइन कर रहा हूं, तो ये ब्लू और ग्रीन लाइन एक बाउंड्री है, यानी कि इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दीज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली और केंद्रक झिल्ली से बिल्कुल ही सटके लगा हुआ है, अपना लगी हुई है अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अब इसमें देखो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं ट्यूबुल से बने हुए हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और सेक्स यानी कि कुछ थैलेनुमा संरचना है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और थैलेनुमा संरचना है, और ये जो बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, बीच में जो गैप होता है यानी कि प्रॉपर स्पेस होता है, उस स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमन। ये जो लगा देंगे साहब, ये जो बीच वाला स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है बीच में जो खाली हॉलो वेसल्स जो बनती है उसे हम कहते हैं ER ल्यूमन, यानी एंडोप्लाज्मिक का ल्यूमन। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक तरह से ये कैनालिक्यूल्स यहाँ पर ये बनाते हैं। These are कैनालिक्यूल्स। सब ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और जुड़ी हुई जो संरचना है ये सब मिलकर के एक कैनालिक्यूल्स बनाती है। देखिए, यहाँ पर है ये न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पर है ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके और अगर इधर जाएंगे हम तो यहाँ पर होगी फिर सेल मेम्ब्रेन। तो देखो, ये जो संरचना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बिल्कुल यहाँ पर गोल्जी अपैरेटस बनेगा। यहाँ इस तरह से कुछ apparatus वो भी इस तरह से संरचना होती है। तो ER से गोल्जी अपैरेटस, और या फिर कभी कभी डायरेक्टली ये जो ER मेम्ब्रेन, ER जो है ये डायरेक्टली किससे जुड़ी होती है? सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। तो ऐसा मानते हैं कि एक साइड में तो ये अटैच होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एक साइड में ये अटैच होती है सेल मेम्ब्रेन से। दूसरी बात ये है कि जब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर है तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि ये दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना होती है। ठीक है, ER जो है वो दो प्रकार की होती है, सिंपल सा, 2 टाइप्स ऑफ ER। 2 टाइप्स ऑफ ER। देखो, ये ज्यादा बड़ा नहीं है ER का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो बनते हैं।
लेकिन कुल मिलाकर के नॉलेज हमको होनी चाहिए, नॉलेज जरूरी है, चाहे वो ईआर हो चाहे वो न्यूक्लियस हो। हमारे लिए पढ़ना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना न्यूक्लियस के लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि सेल के अंदर कौन सी चीज कैसे कैसे होती है। तो 2 टाइप्स की होती है, वन टाइप इज रफ ईआर, नंबर सेकेंड टाइप इज स्मूथ ईआर। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मैंने ये लगाए हैं इनको हम नाम देते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम के हम बारे में पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। दीज आर राइबोसोम। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि राइबोसोम के ईआर पर उपस्थित होने के कारण ही हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम कहते हैं स्मूथ ईआर। ठीक है, अगर उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज स्मूथ ईआर, अगर ये प्रेजेंट है तो ये रफ ईआर। और जिस स्थान पर, ये ध्यान रखना, जिस स्थान पर राइबोसोम जुड़ा होता है, जिस स्थान पर राइबोसोम ईआर पर जुड़ा होता है उस स्थान को हम कहते हैं ट्रांसलोकोन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि ईआर पर वो स्थान जहां पर राइबोसोम जुड़ता है क्या कहलाता है? ट्रांसलोकोन कहलाता है। तो ऐसे ट्रांसलोकोन ईआर पर बहुत ज्यादा है। अब हम यहाँ जानते हो, ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि ईआर जो है वो केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो होता ही नहीं है। जब होगा ही नहीं तो वहां पर जो राइबोसोम है वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब ये होता है तो फिर ये इसके ऊपर ही पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं पाए जाएंगे। अब जो रफ ईआर है इसके कारक क्या है? आर ईआर। ये पहले हम इसको देख लेते हैं आर ईआर को। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो आपको नजर लिया भाई, यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है उस स्थान को हम कहते हैं ट्रांसलोकोन। और इसके ऊपर राइबोसोम के पाए जाने के कारण इसकी सतह जो है वो दानेदार ग्रेन्यूल टाइप होती है, इसलिए इसको हम आर ईआर कहते हैं। अरे ये वेल डेवलप है भाई, वेल डेवलप होती है, वेल डेवलप है। अब इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं ना, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, क्योंकि सुविकसित है, वेल डेवलप है, प्रोटीन संश्लेषण करती है। यानी कि प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं किस पर? राइबोसोम पर। ये हमने कल पिछले लेक्चर में जान लिया था। उसके बाद ये भाई लीवर सेल्स और पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर भी जो लीवर सेल्स होती हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा कि लीवर सेल्स और पैनक्रियाटिक सेल्स, यानी कि पैनक्रियाटिक सेल्स में भी ये एक्टिव होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि वहां पर होते हैं लीवर सेल्स और पैनक्रियाटिक सेल्स बनाते हैं सीक्रेटरी मटेरियल्स। ये एंजाइम हो सकते हैं, ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये हार्मोन हो सकते हैं। तो वो जो हार्मोन्स का जो सीक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं, या जो प्रोटीन्स हैं, या जो एंजाइम्स हैं, वो सब इस आर के द्वारा ही बनाए जाते हैं, चाहे वो लीवर सेल है चाहे वो पैनक्रियाटिक सेल है। अभी हम एक बात करेंगे थोड़ा सा इसके लास्ट में, जब हम वर्क की बात करेंगे तो ट्रांस लोकेशन पढ़ेंगे प्रोटीन्स का कि कैसे होता है। उसके बाद जो
स्मूथ, नंबर 2 स्मूथ, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है भाई? देखो ये इसमें ग्लाइकोजन अधिक होता है, तो रिच इन ग्लाइकोजन, रिच इन ग्लाइकोजन ज्यादा होता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स और लिपिड। अब देखो प्रोटीन्स का तो हम यही कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स, और वो लिपिड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल है, वो भी इसी के अंदर ही बनता है। कोलेस्ट्रॉल है, वो भी इसी के अंदर बनता है। तो विभिन्न प्रकार के जो लिपिड्स हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, और कितने भी जो लिपिड्स यहाँ पर जैसे कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जो भी हार्मोन्स बनते हैं, वो सब इसी जगह पर, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही बनते हैं। नेक्स्ट ये है, अभी तो आगे चलते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन, अगर इसका हम देखें इसका, तो केमिकल कंपोजिशन में ये मोस्टली लिपिड कंटेंट से ज्यादा बनी होती है, यानी कि कंपोजिशन इसका अगर हम देखते हैं कंपोजिशन, तो इसके अंदर हाई लिपिड कंटेंट होता है, यानी कि वसा ज्यादा होती है, और प्रोटीन्स भी होते हैं। बिना प्रोटीन के तो कुछ बन ही नहीं सकता भाई, ये ध्यान रखना। प्रोटीन्स भी होते हैं, हाई लिपिड कंटेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स लगभग 30 प्रकार की होती है, ठीक है, लगभग 30 प्रकार की होती है। लिपिड जो है, ये ध्यान रखना भाई, लिपिड जो है वो SER में ज्यादा होते हैं बजाय RER के। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लिपिड कंटेंट जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कम होते हैं। और लिपिड्स में मोस्टली स्पिंगोमाइलिन और कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे ज्यादा होते हैं। स्पिंगोमाइलिन एंड कोलेस्ट्रॉल आर प्रेजेंट इन some large quantities. अब है functions of endoplasmic reticulum. Functions of endoplasmic reticulum. फंक्शंस, नंबर 1, सबसे पहला जो काम है वो है कि ये सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। एक मैकेनिकल सपोर्ट है सेल को, यानी कि एक यांत्रिक सहारा देती है, यानी कि ये जो है, ये एक देखो यहाँ पर नेटवर्क बनाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क बनाती है, यानी कि जाल, और उस जाल के द्वारा यहाँ पर ये वेसाइकल्स का निर्माण करती है। इससे एक साइटोस्केलेटन ऑफ सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सेल को एक मैकेनिकल यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अब जब वेसाइकल बनते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो जाते हैं चैम्बर्स के अंदर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैम्बर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसको हमने कहा है ल्यूमन। सेकंड इज एक्सचेंज एंड ट्रांसलोकेशन। एक्सचेंज एंड
ट्रांसलोकेशन, ये सेकंड वर्क है। अब मैं यहीं पर इसका तीसरा भी वर्क लिख देता हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस, ये तीसरा वर्ग है इसका। थोड़ा सुनिए भी क्या होता है। देखो यहाँ है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए से यहाँ पर बन जाता है एमआरएनए। अब देखो डीएनए से जब एमआरएनए बन जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया यहाँ पर हो चुकी है। अब ये एमआरएनए परिपक्व होने के बाद यहाँ पर तो राइबोसोम है नहीं, हुई न्यूक्लियस में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर तो राइबोसोम है नहीं। तो राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो न्यूक्लियोपोर से निकल करके ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म की तरफ आता है, और जब साइटोप्लाज्म की तरफ आता है तो यहाँ पर इसका सामना होता है राइबोसोम से, क्योंकि ये एमआरएनए है ना, ये तो लीनियर फॉर्म में है। तो लीनियर फॉर्म में तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो राइबोसोम से उनके संपर्क में आता है, तो वो राइबोसोम क्या करते हैं, इसको डिकोड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स का जो रिकॉग्निशन पहचान करते हैं, और टीआरएनए उस एमिनो एसिड को लेके आता है और ये राइबोसोम उसको जोड़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब देखो ये तो काम हो गया यहाँ तक हो गया। अब इसी जगह पर उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर होता है गोल्जी बॉडी। तो देखो ये क्या करता है, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, ठीक है। तो इस जगह से ये प्रोटीन जो निर्मित हुई है वो निकल करके गोल्जी कॉम्प्लेक्स को दे दी जाती है, ठीक है। किसको दे दी जाती है? यहाँ से निकल करके ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को दे दी जाती है। और फिर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये इसके विभिन्न जो डिफरेंट जो एरिया हैं सेल्स के, डिफरेंट एरिया या डिफरेंट साइट्स का हो, डिफरेंट साइट्स ऑफ सेल्स, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये ट्रांसपोर्टिंग का भी एक तरीका है, यानी कि इसके द्वारा प्रोटीन का, और देखो मान लो यहाँ पर कोई हार्मोन का स्रावन हो रहा है, तो वो जो हार्मोन है वो इस गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, फिर गोल्जी बॉडी से निकल करके वो डिफरेंट साइट्स पर जाएगा। अब देखो बात ये है कि ये गोल्जी बॉडी के पास क्यों आता है, कारण ये गोल्जी बॉडी के पास क्यों आता है। तो देखो ये हम बता देते हैं आपको कि गोल्जी बॉडी के पास इसलिए आता है, एक वीडियो बनाएंगे तब आपको पता चलेगा क्यों आता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जो ईआर के पास जो प्रोटीन बनी है वो प्रोटीन लीनियर फॉर्म में होती है, इस तरह से लीनियर फॉर्म में होती है, ऐसे जैसे एमआरएनए है वैसे ये प्रोटीन बनती है। अब ये प्रोटीन जो है वो इस फॉर्म में कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये इनएक्टिव प्रोटीन होती है। अब इस प्रोटीन की जो टर्सरी जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को ग्रहण किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। तो प्रोटीन फोल्डिंग यानी कि कुल मिलाकर के बात है कि इस जगह पर प्रोटीन की जो संरचना होती है उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, तब परिवर्तन करने के बाद उसको यहाँ से गुजारा जाता है, तब वो एक्टिव हो जाती है और उसे डिफरेंट साइट्स जो सेल्स की है वहाँ पर छोड़ दिया जाता है या वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो एक ये एक्सचेंज एंड ट्रांसलोकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। नंबर 4 सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन, ये भी है। तो ग्लाइकोजन लीवर सेल्स में है और लिपिड्स जो है वो सभी सेल्स के अंदर है। नंबर 5वां इनका लिपिड का सिंथेसिस और ग्लाइकोजन का निर्माण ये करता है। नेक्स्ट करते सो नेक्स्ट इज ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इसका, ये आप यहाँ पर जरूर नोट करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो औषधि हम लेते हैं उस औषधि का डिटॉक्सिफिकेशन भी इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम जो ड्रग्स हार्मफुल होती है या उसकी ओवरडोज अगर हमने ले ली है, तो जो हार्मफुल जो ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करती है, अर्थात उनको ये यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। और इसमें एक साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 ये एंजाइम की सीरीज है, और इस प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो ड्रग्स को
तोड़ने का काम करते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक चीज और है भाई कि ये डिटॉक्सिफाई केवल उन्हीं को करता है जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होती है। ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग है उसको ये डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होने के बाद ही वो इसके अंदर जाएगी। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो लिपिड में घुलेगी ना तभी वो अंदर जाएगी, उतना नहीं जाएगी। नेक्स्ट इज रिलीज, अपटेक एंड स्टोरेज। ये भी वही एक सबसे इसका अहम कार्य है। नंबर 6 इज कैल्शियम आयनों को मुक्त करता है, और रिलीज यानी मुक्त करता है। कैल्शियम आयनों को रिलीज करता है, उनका अपटेक करता है एंड उनका स्टोरेज करता है। किनका? कैल्शियम आयनों का, Ca+2 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई एग्जाम में, यहाँ तक कि CSIR नेट के अंदर भी एग्जाम में आ चुका है कि Ca+2 आयनों का स्टोरेज किस सेल ऑर्गेनेल में होता है। तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक चीज और है, इसको हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल संकुचन या मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? तो देखो ये होता है भाई, इसमें Ca+2 ATP पंप होते हैं। ठीक है, तो ये Ca+2 ATP पंप है, और मसल के अंदर इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मसल की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न कह करके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SR कहते हैं। तो ये जो SR है इसके अंदर Ca+2 ATP पंप होते हैं। इनके द्वारा ये जो कैल्शियम आयन्स हैं इनको ये बाहर निकालते हैं, और उसके बाद फिर इनको अंदर लेते हैं। तो उससे क्या है कि संकुचन होता है, यानी कुल मिलाकर के Ca+2 आयनों के बाहर और अंदर आने से ही मसल्स में कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होते हैं, जिससे मसल वर्क करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।